ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जो हमारा पिछला जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो आज का टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा पहला लॉरेंज फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। और जो दूसरा होगा वो होगा कि अगर किसी करंट कैराइंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैराइंग कंडक्टर। ओके। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में हम आज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीन चीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अच्छा। तो शुरू करते हैं लॉरेंज फोर्स से। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू। ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने ये चीजों को थोड़ा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है उस लेक्चर को आप देखें। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में वहां डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में जरा हम बात करते हैं तो ये जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में, जैसे जहां पे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर आपने चार्ज पार्टिकल क्यू को वहां पे रख दिया है, या चार्ज पार्टिकल ऑफ कोर्स एक मोशन स्टेट में होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो हम वो कंडीशन मान रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि दो फोर्स काम करेगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और एक होगा मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता है? तो बिल्कुल लगता है। सो Q इंटू E। अगर आपने यहाँ पे कोई एक आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हम मान लें, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल Q को अगर आपने रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? Q इंटू E। इसको हम देते हैं F इलेक्ट्रिक से। ओके। तो F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू E। और अगर आपने कहीं पे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B भी प्रेजेंट है, और आपने जो है चार्ज पार्टिकल Q को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन स्टेट में रखा हुआ है, मतलब मोशन स्टेट में है। ऑफ कोर्स मोशन में रहने का मतलब ये नहीं होगा कि उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो वाला कंडीशन हम नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। जस्ट मैं उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल से प्रोजेक्ट हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, अब इस पे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होता है? F मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B। जहां पे V क्या है? इट इज ए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिधर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, और B क्या है? B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो पैरामीटर है यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऐसा क्या हो गया कि चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेसिकली और B के बीच का एंगल, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होगा कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो केवल चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे वो रेस्ट स्टेट में, मूविंग स्टेट में हो, उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना मूव कर रहा हो, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना ही लगेगा।
लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेगा तो केवल ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा केवल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करके बल्कि उसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों जस्ट फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स अगर F है, F इज द लॉरेंज फोर्स, लेट अस कंसीडर दिस इज ए लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स को आप अगर F मान लेते हैं तो F जो होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन। सो F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक का जो कॉम्बिनेशन होगा वही होगा। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, ओके, Q इंटू क्या हो गया ये, Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस V। हमने इन दोनों इक्वेशन से हमने रख दिया। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वाला है, यहाँ पे मैग्नेटिक वाला। सो F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस V। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इंटू ई प्लस V क्रॉस V। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, तो ये हमारा हुआ लॉरेंज फोर्स। और इसको एक चीज और बोलते हैं, इट इज ए लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। इसको इस इक्वेशन को बोला जाता है। अब बात आती है कि ठीक है, अगर लॉरेंज फोर्स यहाँ पे है तो इसका और भी क्या क्या चीजें हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका यूनिट हम लिखेंगे, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, लॉरेंज फोर्स का बेसिकली चूंकि फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा। और इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स वाला जो था पिछले लेक्चर में कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर उसके बाद से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो होगा mlt-2। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन है आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा। इवन उसमें एक मैंने होमवर्क दिया था, प्लीज आप देखिए और उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो ये आज का रहा कि लॉरेंज फोर्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, वो सेकेंड टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इस पे अगर हम बात करें फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर, सो सेकेंड टॉपिक पे आते हैं फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने इसके पहले देखा है कि कोई चार्ज पार्टिकल Q अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन स्टेट में होता है तो उस पे एक क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इन जनरल उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैं वो वाला केस कंसीडर नहीं कर रहा हूं जब उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल में मोशन हो। जस्ट एक जनरल कंसीडरेशन है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल में मोशन कर रहा है इन जनरल। तो इन जनरल क्या होता है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है उस चार्ज पार्टिकल पर, राइट। तो अब बात एक चीज होती है कि क्या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर आपके पास है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर अगर आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को मैं मान लूं कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। अब इसको हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है अगर आपने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, होगा। तो उसको सोचते हैं कि क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं। तो अब यही सोचना है कि इसके अंदर से हमारी करंट फ्लो हो रही है। करंट क्या होता है, करंट जो होता है वो मूविंग चार्जेस, राइट। तो चार्ज जो है अगर मोशन में है तो बेसिकली उसी को हम करंट बोलते हैं। तो चार्जेस मोशन में है इसके अंदर, और इन्हीं चार्जेस को आपने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और हमने अभी पिछला
अभी यही देखा कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और वो मोशन स्टेट में हो तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही होता है कि जो आपने करंट के रैंक कंडक्टर को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बहुत अच्छे, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो बेसिकली हम अब आप डेरिवेशन से भाग नहीं सकते, डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। तो हम चलिए वही चीज करते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मेरे पास है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लें हम इसका, और इसके अंदर से अगर हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मान लेते हैं ए, और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अंदर हम रखते हैं। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म। ओके, अच्छा अब क्या होगा, यहां पे हमने रख दिया करंट जो है, एक्चुअली करंट का डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, राइट है कि नहीं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जो है करंट के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। तो हमको क्या करना है, हमको उसी फोर्स का वैल्यू निकालना है, कि बेसिकली उसी फोर्स का बेसिकली एक्सप्रेशन निकालना है हमें, कि वो एक्सप्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालेंगे कैसे, जैसे कि अगर मुझे यही एक्सप्रेशन निकालना हो, इसका आप लेंथ मान लें कि इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल है, फिर कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे इसको। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, अगर हम ये मान लें कि इसके कंडक्टर के अंदर जो जितने भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हमको किसी तरीके से वो पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल पे हम फोर्स निकाल लें, फिर उसके बाद से जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल फोर्स निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। ठीक है, उसका जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं इसी में, कि अगर इसी कंडक्टर के अंदर मान लेते हैं जस्ट कि लेट अस कंसीडर 5 चार्जेस हैं, इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं, मान लेते हैं जस्ट 5 चार्जेस हैं, 5 चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर है मेरे पास। यहाँ पे इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 है और फिर उसके बाद से Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, जस्ट ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, इन्हीं सभी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ऑन चार्ज Q1, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2, सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q5, उन सभी चार्जेस को पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसी को जस्ट वेक्टर समेशन करते हैं। जितना फोर्स लगेगा टोटल, वही फोर्स आपका इसी कंडक्टर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट उसको आप ऐसा देख सकते हो कि एक जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा। अभी हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, Q1 इंटू क्या होता है, इट इज V1 क्रॉस B, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्चुअली तो B ही है। दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, Q2 इंटू V2 क्रॉस B, राइट। तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल पे Q3 इंटू V3 क्रॉस B। सिमिलरली ऐसे अगर हम बात करें तो पांचवें वाले पे कितना लगेगा, Q5 इंटू V5 क्रॉस B। ये फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब मैं बोलूं कि टोटल जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे वो कितना लगेगा, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन्हीं जस्ट फोर्सेस का वेक्टर समेशन हो जाएगा। जस्ट आप इसको समेशन कर दो, हो गया, सम कर दिया। यानी कि जितना जो फोर्स हमारा लगा वो टोटल फोर्स यही होगा, यानी कि ये जो होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये जो चार्जेस है, जितने भी चार्जेस है सभी तो आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आइडेंटिकल, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, Q3, Q5, यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं Q। और इसके अंदर क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चूंकि करंट हम मान रहे थे, इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, ये जो वेलोसिटी हमने माना है वही V1, V2, V3। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट अगर आप कंसीडर करते हो तो सभी चार्ज का एक वेलोसिटी होता है जिसको हम एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ओके, तो अगर इसका सभी चार्ज का जो एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि जिसको हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, सभी मिला करके
Q1 जो है वो Q हो जाएगा, V1 VD के बराबर हो जाएगा क्रॉस B, Q2 Q के बराबर, V2 VD के बराबर क्रॉस B, फिर इसके बाद से Q VD क्रॉस B, Q VD क्रॉस B, कितना हो गया 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 टाइम्स Q और ये हो जाएगा VD क्रॉस B। हो गया या नहीं हो गया? कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल थे? 5 5 5 क्यू, यानी कि यही जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वीडी क्रॉस बी होगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर। सिमिलरली बिल्कुल वही चीज यहां पे करना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जितने अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे आप जस्ट वो निकाल लो और उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा एक का वीडी क्रॉस बी कर देंगे, हो जाएगा। यही हमारा एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी कि हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, जस्ट यही हम निकाल लें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि n बी द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एन जो है अगर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज है, एन है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए है और इसका लेंथ एल है। जैसे इट इज जस्ट लाइक दिस कि अगर इसका लेंथ एल है, इसका ये, इसको हम बोलते हैं इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, एक्चुअली सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, वॉल्यूम हो गया या नहीं हो गया, सिलेंडर टाइप का है तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कितना, A इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो NaL जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया, ANL, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अच्छा, अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज होने के लिए बेसिकली जैसा आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है बेसिकली, राइट, N इंटू ई होता है, राइट, होता है या नहीं होता है। तो यहां पे हमारा N जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ चार्ज है। तो नंबर ऑफ चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये Q बनता है, यही है अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हुए, NaL, और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बेसिकली प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। यानी कि यही जो हम 5Q के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे एग्जाम्पल में, 5Q यहाँ पे था टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, NaLE, हो गया। अब कुछ करना ही नहीं है, हेंस द फोर्स ऑन, हेंस द टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, हेंस द टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा होगा, इस पे जो टोटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना, टोटल चार्ज दैट इज NaLE, और हम वही मान रहे हैं कि Vd दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय V, जैसा यहां पे था मल्टीप्लाइड बाय V, जैसा एग्जैक्टली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जस्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप जैसा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से अगर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक किसी फोर्स के अंडर में मोशन कर रहे हैं, और वो फोर्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक चार्ज पार्टिकल पे एक आपका क्या हो रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक हर एक चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से सभी चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चूंकि सभी डायरेक्शन में एक जब मोशन होता है, वहां पे हम कंसीडर करते हैं हर एक चार्ज पार्टिकल का एक एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ में आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो यहां पे हो गया F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा NALEVD क्रॉस B, ये हो गया। अब एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे ख्याल से आपने वहां पे पढ़ा होगा, वो होता है जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है NEVD, ये होता है करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन, J इज इक्वल टू NEVD। क्या हम एक्चुअली ये होता क्या है करंट डेंसिटी, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, ऐसा हम कंसिडर करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हम इसको ना लिखें, एक्चुअली वो एक्सप्रेशन ये आता है वहां से। तो J इज इक्वल टू NEVD। अब इस इक्वेशन से हम एक चीज देख सकते हैं, NEVD की जगह पे हम क्या लिख देंगे, J लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस इक्वेशन से जो हमारा फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, NEVD की जगह पे हमने J लिख दिया तो ये हो जाएगा A इंटू एल, राइट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं N इंटू एल इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा J, सो इट इज J क्रॉस B। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, J क्रॉस B, ओके। अब जो करंट डेंसिटी होता है बेसिकली वो करंट पर यूनिट एरिया को लेते हैं। तो करंट पर यूनिट एरिया यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा J इंटू ए, मतलब J इज इक्वल टू I बाई ए, ये ऐसा होता है J इज इक्वल टू I बाई ए। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, वो हुआ J बाई ए, ओके। तो अब आप एक चीज बताओ कि अगर हम A को J के साथ रख दें तो ये करंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी जगह पे हम I लिख सकते हैं, तो ये जो I होगा I क्रॉस B लिखेंगे क्या उसको हम I क्रॉस B लिख सकते हैं। तो I क्रॉस B लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि I भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा और B भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो B तो ऑलरेडी है, लेकिन I जो होता है करंट, जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है, इसको थोड़ा सोचना है, उसमें तो डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर मुझे बोलना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि वो जो वेक्टर साइन होगा वो I पे ना जा करके किस पे जाएगा, L पे जाएगा। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, A इंटू J जो होगा वो करंट आ जाएगा I, और ये L अंदर चला जाएगा और L पे वेक्टर लगेगा और ये हो जाएगा क्रॉस B, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो गया हमारा I इंटू L क्रॉस B। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So I into L cross B। और इसका भी ऑफ कोर्स यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला की बात अगर हम करेंगे तो ये सेम होगा जैसा कि हमने बोला था, जो कि न्यूटन और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2। तो अब हम इस पे जस्ट एक्सप्रेशन यहां लिख देते हैं। जो जो हमें मिल जाएगा हम यहां लिख देंगे, ओके। तो हमारा पहला एक चीज यहाँ पे हमारा क्या क्या आया था, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स जो आया था वो कितना आया था, पहला वाला लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ये सारा का सारा वेक्टर है, ऑफ कोर्स ये वेक्टर साइन है। दूसरा वाला फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर उसके अंदर से I करंट फ्लो हो रही है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन फोर्स इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू L क्रॉस B। ये हो जाएगा हमारा उस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब ओके, अब जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जस्ट डिस्कस करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो हमारा ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, I इंटू L क्रॉस B, ये हमारा फोर्स लग रहा है। अब यहां पे भी देख सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स का जो डायरेक्शन है एक्चुअली वो क्या हो रहा है, I इंटू एल का जो डायरेक्शन है उसका और क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि हमारा कि I इंटू एल और B पे डिपेंड कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो पैरामीटर है इन दोनों के बीच के एंगल पे। तो मैं एक्चुअली बताने का ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स होगा, यानी कि अगर
करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रख भी दिया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया है, तो क्या किसी स्टेट के अंदर क्या कोई एक अवस्था कोई ऐसी हो सकती है जिसके अंदर इस पे कोई फोर्स ना लगे? सोचिए जरा। एग्जैक्टली सेम चीज है कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो क्या उस पे इवन मोशन स्टेट में भी क्या कोई ऐसा स्टेट हो सकता है जहां पे चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा? सो आंसर इज यस। आंसर क्या था उसका कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही या उसके एंटी पैरेलल मोशन में हो तो क्या होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि अगर I इंटू एल बेसिकली जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन है करंट का एक्चुअली, अगर ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक ही हो जाता है, मतलब ये हो जाए कि अगर करंट कैरिंग जो कंडक्टर जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है और इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है और ये हमारा क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, दिस इज थीटा। यहां पे इसका जस्ट स्केलर फॉर्म अगर हम लिखें एफ मैग्नेटिक का स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा। यहां पे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा क्योंकि जस्ट A क्रॉस B ये था ILB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड B वेक्टर, यानी कि IL वेक्टर ये होगा और B वेक्टर ये होगा, इसके बीच का एंगल थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसा हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, तो ये जो फोर्स होगा F मैग्नेटिक वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा सिचुएशन आएगा, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रख दिया जाए, मतलब यही डायरेक्शन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का, या उसके एंटी पैरेलल में रख दिया जाए, तब क्या होगा, दोनों केस में एक में थीटा 0 हो जाएगा, एक में थीटा 180, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीज हुआ हमारा। ओके, तो ये रहा हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और नाउ लेट अस कंसीडर द थर्ड टॉपिक। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हम बात करें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये भी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हम यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इस टाइप का कि जहां पे हर एक जगह पे बेसिकली फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ए यूनिफॉर्म। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक जगह पे सेम है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, ऐसा बना लो, ये हमारा दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली देख सकते हैं हम कि जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो अलग है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अलग है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ओके, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे मोशन, मतलब यही चीज यहाँ पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया, और फिर उसके बाद से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक चार्ज पार्टिकल Q है, Q को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया या फेंका उसके अंदर, तो उसका मोशन कैसा होगा, बेसिकली उसका हम ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि अब पिछले लेक्चर में हमने एक चीज बताया था, जस्ट वहां पे बता देता हूं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हमें कंसीडर करना है कि इस प्लेन के, ये जो बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड का ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनसाइड, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि प्लेन कौन सा है, ये बोर्ड वाला प्लेन है भाई, ये BOARD बोर्ड वाला प्लेन है, और यहाँ पे आउटवर्ड। ठीक है, ये है हमारा आउटवर्ड।
इक्वल डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि ये जैसा कि मान लेते हैं कि ये इसका पॉइंटिंग मतलब वेक्टर का ये पॉइंटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इसके बाहर ऐसा कर, ठीक है, ये अंदर जाएगा ये बाहर है। ओके, तो हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस टाइप से कुछ है, ऐसा मान लेते हैं ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया कि यहां से एक चार्ज पार्टिकल क्यू को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया अंदर की तरफ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल q जो है वो इस प्लेन में, इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन में ऐसा चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड को इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड लगा के रखा है। और हमारा जो प्रीलिमिनरी हमारा जो नॉलेज है वो क्या बोलता है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन स्टेट में जाएगा तो उस पर एक फोर्स रहेगा। इसका मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस पे अंदर की तरफ इंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर एक फोर्स लगेगा। तो हमको इसी फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो फोर्स कैसे लगेगा उसके बारे में हम बात करें तो बेसिकली एफ मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एफ मैग्नेटिक जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये होगा फोर्स या नहीं होगा बताइए, ये होगा फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज जस्ट लाइक ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमने निकालना बताया था कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, इधर हमारे पास बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, पहला चीज ये होगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, पहली चीज। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो इधर हो सकता है या अंदर की तरफ, तो उसी को हमें निकालना है। तो ए की तरफ उंगली को फैला लेंगे, बी की तरफ मोड़ देंगे, तो अंगूठा जो होगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दे देगा। सिमिलरली बी क्रॉस है, बी की तरफ आप उंगली को लेके जाइए, ए की तरफ मोड़ दीजिए, अंगूठा बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को दे देगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ये होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि v क्रॉस b जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है इसको। v का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से प्लेन में, और b जो है अंदर की तरफ है। अब क्या हो जाएगा भाई, तो v क्रॉस b यानी कि v डायरेक्शन है ये, b जो है अंदर की तरफ है, उसको अंदर की तरफ मोड़ लिया। देखो b अंदर की तरफ है ना, ये चलो ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। b जो है इधर है, b जो इधर है, v ऐसा है, देखिए ऐसा टाइप का v इधर है, b मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। v के डायरेक्शन में मोड़ लिया, v के डायरेक्शन में उंगली को किया, b की तरफ मोड़ लिया, अंगूठा क्या होगा, अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, मेरी तरफ लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इस पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, इंटर करेगा, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, जैसे ही आप सोचो कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी किधर मूव करने की होगी, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इधर मूव करेगा, है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल फोर्स लग रहा है एक्चुअली उधर ही मूव करेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है, चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल भी इधर ही मूव करने की टेंडेंसी होगी। तो जैसे ही इंटर करेगा मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल जो है थोड़ा सा इधर बेंड होगा, थोड़ा इधर बेंड होगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। अब सोचिए कि जब जैसे ही चार्ज पार्टिकल थोड़ा बेंड होना शुरू हुआ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे गया, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ कि नहीं, अपने डायरेक्शन से बेंड हुआ। तो जब बेंड हुआ तो इसका डायरेक्शन हमारा इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया डायरेक्शन, ऐसा करके इस साइड में डायरेक्शन हो गया। अब इस साइड में अगर हो गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, ऐसा करके लगेगा। अब फिर से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इसी फोर्स के डायरेक्शन में फिर से मूव करने लगेगा, मतलब थोड़ा सा इसका डायरेक्शन और चेंज हो गया, मतलब पहले डायरेक्शन अगर इधर था थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी दिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स इधर। तो हमेशा फोर्स जो होगा वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर। सिमिलरली ऐसा करके चार्ज पार्टिकल जाएगा, जैसे ही जाएगा इधर और इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, फिर से उधर मोशन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर, फिर ऐसा करके उसका मोशन होगा। और इसको अगर हम बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। अब इसको आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो जस्ट वही चीज याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। v क्रॉस b का वही वो डायरेक्शन क्या है, v क्रॉस b का बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स है। जो हमारा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, हमेशा हमेशा एक सेंटर की तरफ बेसिकली लग रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारे पास निकला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू अगर परपेंडिकुलरली इंटर करता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है परपेंडिकुलरली इंटर करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल इफ चार्ज particle q enter into uniform magnetic field में अगर इंटर करेगा then uniform magnetic field then path of the charged particle will be circle, or the charged particle will move in circular orbit, or the charged particle will move into a सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये बेसिकली कुल मिलाकर के यही कंक्लूजन यहाँ पे मुझे बताना था। मेरे ख्याल से ये समझ में अगर नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे आप लोग बताइएगा कि समझ में आया नहीं आया। जस्ट मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ यहाँ पे जैसा, यानी कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड है। ओके, ये इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा, तो इट इज जस्ट v क्रॉस b, यही आपका मैग्नेटिक फोर्स है। इट इज जस्ट v क्रॉस b। तो v का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, b अंदर की तरफ है, इसका मतलब उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा। मतलब जैसे ही पार्टिकल अंदर की तरफ इंटर करेगा उस पर एक फोर्स, उसके लेफ्ट साइड में मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि जैसे ही अंदर करेगा पार्टिकल जो है अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे मूव करेगा, बेंड करेगा। तो पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फिर से एक फोर्स लगेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फिर से वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली उसका डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जस्ट एक सर्कुलर बेसिकली ऑर्बिट, हाँ सर्कल बना नहीं है अलग चीज है, लेकिन है ये सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, यहां पे हमने जो कंसीडर किया है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पे हमने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए यहां पे लिखा है कि इफ द चार्ज पार्टिकल इंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, यस परपेंडिकुलरली अगर एंटर करेगा तब उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज उसको आप लिखिए कि इफ द चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली द चार्ज पार्टिकल विल मूव इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर ना करके कोई दूसरा एंगल में इंटर करे, तो मतलब एक जस्ट मान लेते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस टाइप से एंगल में, ना तो 0 डिग्री ना तो हमारा 90 डिग्री, ऐसा इंटर नहीं होना चाहिए। वो कोई दूसरा एंगल में अगर हम इंटर कराएं उस केस में क्या होगा, तो जस्ट उस केस में आपको जो दो चीजों को याद रखना है कि अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, जस्ट यहाँ पे पहले मैं लिख दूं इसको, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ओके, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
जो मूव करे वो इस बार कोई एंगल बना करके मूव करता है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब ऐसा हुआ, मैं कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और चार्ज पार्टिकल इस बार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना इंटर होकर के वो किसी एंगल में अगर इंटर करता है, मतलब मान लेते हैं कि इस एंगल में अगर इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इसका वेलोसिटी भी है, ठीक है, उस केस में इसका पाथ कैसा हो जाएगा उस पर ही हम बात करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, प्रीवियस नॉलेज ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और चार्ज पार्टिकल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के ही अलाउंग मोशन करे तो हम जान रहे थे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने एक चीज सीखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग ही मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हुए बिना वो एक लीनियर पाथ में, बेसिकली क्या होगा, इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो लीनियर ट्रेजेक्ट्री होगा, एक लीनियर पाथ होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा यहां पे, ठीक। दूसरा अभी हमने क्या सीखा कि अभी जस्ट पहले हमने एक चीज सीखा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर अगर इंटर करता है उस केस में उसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो कैसा होता है, एक सर्कुलर हो जाता है। तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगेगा, राइट, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगेगा। यही दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है इनफैक्ट यहाँ पे होगा। कैसे, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये क्या है, एक एंगल बना के इंटर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दैट इज वी पैरेलल, जिसका वैल्यू क्या होगा, इट इज जस्ट अगर ये एंगल थीटा है सो इट इज वी कॉस थीटा हो जाएगा। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सो इट इज, इसको हम लिख सकते हैं वी परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा। और ऑफ कोर्स वी, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो वी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा। ये हमारा होगा दो वेलोसिटी। तो अब सोचिए कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी पैरेलल इनटू, अगर इसको हम आई डायरेक्शन, इसको हम जे डायरेक्शन मान ले, मतलब दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, सो इट इज वी पैरेलल इनटू आई प्लस वी परपेंडिकुलर इनटू जे। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेलोसिटी में एक्चुअली दो कंपोनेंट है, दो वेलोसिटी है, एक है वी पैरेलल और एक है वी परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली, दो वेलोसिटी उसके अंदर है। अब केवल वो पैरेलल नहीं रह गया है, केवल परपेंडिकुलर नहीं रह गया, उसमें दो वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि यही जो अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा जब आपने किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो यही जो मोशन होगा वो क्या हुआ, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, अब वो जो मोशन होगा वो मोशन होगा एक सर्कुलर, एक लीनियर जो मोशन है उस मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। अब जस्ट वही जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि वी परपेंडिकुलर की वजह से इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो एक सर्कुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हमने जस्ट पहले देखा। और वी पैरेलल की वजह से वो चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। अगर दोनों को एक साथ आप बात करोगे तो कैसे बात करेंगे, कि मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब जब एंटर किया तो एक जो उसका पाथ हुआ वो सर्कुलर हुआ, और फिर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही अलोंग मूव कर रहा है, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा कि मतलब सर्कल भी आपको लेना है और उसको आगे भी बढ़ाना है, मतलब ऐसा करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये मतलब कैसा हुआ कि ये एक सर्कल में मोशन करेगा और आगे भी बढ़ रहा, देखिए यहाँ पे जैसा ये है तो सर्कल में भी मोशन हो रहा है और ये चार्ज पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली मोशन कैसा हुआ, एक सर्कल और ये आगे भी हमारा बढ़ रहा है। दिस ट्रेजेक्टरी इज नोन एज बेसिकली हेलिक्स होता है, इसको हम एक्चुअली हेलिकल पाथ बोलते हैं। इट इज ए हेलिकल पाथ। तो मतलब कुल मिलाकर के क्या हुआ हमारा कि अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल से प्रोजेक्ट होता है तो उस समय जो उसका ट्रेजेक्टरी होगा वो ट्रेजेक्टरी केवल सर्कुलर नहीं होगा, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि एक हेलिक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली क्या रहा, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर, इस समय इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। और अगर कोई
एट एनी एंगल अगर इंटर करता है, एट एनी एंगल अगर इंटर करता है तो इसका पाथ जो होगा वो क्या होगा, हेलिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें समझना है। ये हेलिक्स या हेलिकल पाथ जिसको हम बोलते हैं, इट इज ए हेलिकल पाथ। ओके, तो हेलिकल पाथ हो जाएगा इसका। अब एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो इसका हेलिकल पाथ में है कुछ कुछ टर्म्स आते हैं। टर्म्स क्या आते हैं कि यहाँ पे ऐसा आता है कि यहाँ पे ये चीज आता है, ये हेलिकल पाथ हुआ। अगर ये इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पाथ बनाए तो अब सोचिए कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर किया मान लेते हैं, तो अगर वो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट हो, अगर वो पैरेलल वाला कंपोनेंट ना रहे तब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करके यहीं आ जाएगा। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ जाएगा। लेकिन अगर वो भी पैरेलल भी कंपोनेंट को अगर आप लेके आ जाओगे तब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा लेकिन फिर क्या होगा, इधर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका एक जो सर्कल होगा, बेसिकली वो सर्कल थोड़ा सा सर्कल का जो पॉइंट है इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट होगा, बेसिकली वो एक शिफ्ट होगा किधर, भी पैरेलल के डायरेक्शन में। वो शिफ्टिंग कितनी होगी, वो शिफ्ट कितना है, दैट शिफ्ट इज नोन एज पिच। इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं इट इज ए पिच। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये पिच की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, बेसिकली एक सर्कल के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव किया, उसको एक सर्कल के चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम, तो ये एक टाइम पीरियड के बराबर होगा। टाइम पीरियड अभी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि वो टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी हुआ और इसका चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, यहां से यहां तक जाने में कितना कि डिस्टेंस हमें निकालना। बेसिकली पिच बेसिकली क्या है, वो जो शिफ्टिंग है, वो शिफ्टिंग क्या है, एक डिस्टेंस है। वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, वो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि जो स्पीड होगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो जो स्पीड है वो v पैरेलल है और टाइम कितना है, कैपिटल टी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमने यहाँ पे एंगल थीटा मान लिया था, सो इट इज बेसिकली v cos थीटा इनटू कैपिटल टी। सो दिस विल बी द पिच ऑफ दिस पाथ, हेलिकल पाथ का जो होगा ये पिच हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि ये टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में क्या करना है, जस्ट हम क्या करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करे तो उसका पाथ कैसा हो जाता है। अभी हमने देखा था कि एक सर्कल में पाथ हो जाता है, राइट। तो अगर वो सर्कल में पाथ हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसका कुछ ना कुछ बेसिकली क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। मतलब यहां से यहां तक जा रहा है, उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगता है बेसिकली टाइम पीरियड। और इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, v है, मैग्नीट्यूड v मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, ये टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा बताइए जरा। तो t इज इक्वल टू, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, टाइम पीरियड क्या है, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, दैट इज टी। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो बेसिकली पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, इस सर्कल का लेंथ। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इसका सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब यहां से अगर हम खोलेंगे तो इस सर्कल का लेंथ कितना होगा, दैट इज 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई क्या, वेलोसिटी। सो t इज इक्वल टू 2πr बाई v, ये हमारा हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, वहां रख सकते हो। लेकिन एक इसमें और भी होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मतलब ये सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है यहाँ पे, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली दैट मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने से वो सर्कल में आ जाएगा, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा था, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, इवन उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल क्या है, सर्कल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि सर्कल में मूव करने के लिए हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए, सेंट्रीपिटल जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा,
Q इंटू वी क्रॉस बी दैट इज Q वी बी साइन थीटा। उस केस में जब वो सर्कल में मूव कर रहा था तो आपको याद होगा कि सर्कल में मूव करने के लिए वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया था। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था दैट मींस थीटा, एंड थीटा बिकम 90 डिग्री, सो इट इज 90 डिग्री, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी भी हो जाएगा, वी से एक भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि आर बाई वी कितना होगा। क्या डायरेक्ट मैं कर दूं या एक स्टेप और ले लूं यहाँ पे? अच्छा चलिए एक स्टेप और ले लेता हूँ। तो v बाई आर क्या हो जाएगा, v बाई आर इज इक्वल टू m को इधर कर सकते हैं तो क्यू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। तो v बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन m, इसका मतलब r बाई वी इसका जस्ट रिवर्स दैट इज m अपॉन क्यू इंटू बी। क्यों किया हूं मैं, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें इक्वेशन नंबर में वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। तो जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज जो टाइम पीरियड होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए जरा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 और ये r बाई वी यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन क्यू इंटू m अपॉन r बाई वी है, राइट? हाँ ठीक है, r बाई वी m अपॉन क्यू इंटू वी। तो ये हमारा हुआ टाइम पीरियड। इवन हम वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि एक सेकेंड में मतलब जो है वो कितना मतलब चक्कर लगाएगा, या बेसिकली फ्रीक्वेंसी कितनी हुई। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी न्यू इज इक्वल टू एक्चुअली 1 अपॉन टी, राइट? वो 2 पाई ओमेगा होता है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो न्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी को हम यहाँ रख देंगे तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि टाइम पीरियड में आपका मास है, चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम पीरियड में ये आपका ना तो आर है ना तो वी है। बेसिकली टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल, दो समान चार्ज पार्टिकल यानी कि दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लें और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट वेलोसिटी से अगर इंटर भी करें वो दोनों, उस समय उसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड अगर सेम होगा तो क्या चीज अलग होना चाहिए, तो अलग होना चाहिए उसका रेडियस अलग हो जाएगा। रेडियस अलग होने का मतलब ये हुआ कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा। इसका मतलब वो हो जाएगा कि हायर रेडियस में वो मूव करेगा जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी कम होगा वो लोअर रेडियस में मूव करेगा। उसका रीज़न क्या है कि दोनों का टाइम पीरियड बेसिकली सेम होना चाहिए। दोनों का टाइम पीरियड क्योंकि m और q पे डिपेंड कर रहा है और m और q क्या है, दोनों पार्टिकल के लिए सेम है क्योंकि हमने दोनों को आइडेंटिकल मान के रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये थोड़ा? तो दोनों चार्ज पार्टिकल का हमने क्या किया, मतलब ऐसा किया हमने कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हमने कंसीडर किया। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो v1 वेलोसिटी से अगर इंटर करे और दूसरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v2 वेलोसिटी, वो दोनों चार्ज पार्टिकल q है और m है। मतलब एक आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, दोनों आइडेंटिकल है, q और m है। वेलोसिटी v1 जो है अगर हम मान लें कि v2 से बड़ा है, उस समय क्या होगा, यानी वेलोसिटी v1 अगर v2 से बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, ये हायर रेडियस में मूव करेगा और ये जो है छोटे रेडियस में मूव करेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और जब ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको ऑफ कोर्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब उसको टाइम पीरियड को सेम रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमारा यहाँ पे एक हो गया। और फिर उसके बाद से हम थोड़ा सा एक जस्ट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा कि मेरे ख्याल से ये okay, so now we will see some numericals। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल क्या है, इसको मिटा देता हूँ। तो न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रॉब्लम 1 है। जस्ट मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल Q है। चार्ज पार्टिकल Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
चार्ज ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1 टेस्ला में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी जो है वो 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, ये है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, F मैग्नेटिक आप कैलकुलेट कीजिए, F मैग्नेटिक कैलकुलेट कीजिए। इनफैक्ट F मैग्नेटिक ऐसा कैलकुलेट करो आप, F मैग्नेटिक कितना होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। तब आपको यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, हम मान लेंगे कि माना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा आई डायरेक्शन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है जो कि 1 टेस्ला के बराबर है। और जो चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो जे डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिसकी वेलोसिटी जो कितनी है वो v है, v इज इक्वल टू 2 × 10⁴। अब इस पे जो है कितना फोर्स लगेगा, तो बिल्कुल फोर्स लगेगा। सो F मैग्नेटिक इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q × V क्रॉस B। इसको हम लिख सकते हैं Q VB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में I और J ही है, सो इट इज 90 डिग्री, sin 90 इज इक्वल टू 1। सो Q VB हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हुआ, F मैग्नेटिक, ये हमारा इसके बराबर होगा Q VB। सो व्हाट इज Q वैल्यू, जस्ट पहले हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, बाद में मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, बाद में डायरेक्शन डिस्कस कर लेंगे। तो Q की वैल्यू कितनी है जरा से बताइए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और वेलोसिटी कितना है जरा बताइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10⁴। और फिर उसके बाद से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इट इज 1 टेस्ला। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन इट, सो फोर्स जो होगा मैग्नीट्यूड में जो होगा वैल्यू वो कितना होगा, 3.2 × 10⁻⁻15। और ये किसके बराबर होगा, न्यूटन के। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा बताइए। तो ऑफ कोर्स V क्रॉस B, V का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस। तो सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो होगा अंदर होगा, तो ये अंदर वाला का मतलब क्या हुआ, ये अंदर का मतलब हुआ -k कैप के डायरेक्शन में। J का मतलब जो है एंटी पैरेलल, दैट इज मतलब K का Z एक्सिस के एंटी पैरेलल, मतलब K के -k के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा आपका 3.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन इंटू दिस इज -k कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसका रहा। अब दूसरा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, वो लास्ट होगा इसका। दूसरा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, जस्ट वो आपको प्रॉब्लम को फ्रेम करना आना चाहिए कि वो प्रॉब्लम का एक्चुअली फिगर बनाना आना चाहिए करेक्टली। आप अगर आपने फिगर बना लिया बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर से I करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो L है और B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर इस डायरेक्शन में करंट का है। तो मान लेते हैं करंट जो फ्लो हो रहा है वहां पे 1 एम्पियर, लेंथ इसका जो है 1 मीटर है और इसका जो रॉड है, इस रॉड का जो मास है वो 1 किलोग्राम है। और ये जो रॉड है वो रॉड एक्चुअली हॉरिजेंटली ऐसे रखा हुआ है, मतलब इवन यहाँ पे ही आप मान सकते हो कि ये 1 मीटर का रॉड है, इसका मास 1 किलोग्राम है और इसको ऐसे रख दिया गया है। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना इस पे लगाएं मैग्नेटिक फील्ड कि ये रॉड एक्चुअली हॉरिजेंटली मतलब ऐसा ही टिक जाए इस पे, वो गिरे नहीं ऐसा करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या होगा कि होगा हमें वही मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अच्छा, ये रॉड को अगर हमने ऐसा रखा हुआ है, ये अगर इसको ऐसा रखें और ये अगर गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मास है, मास मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा नीचे गिर रहा है। लेकिन हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रॉड ऐसे ही टिक जाए यहाँ पे इसी स्टेट में। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसी फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए और वो मैग्नेटिक फोर्स इसके क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये देखें कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि mg जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी अपवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा देख लें, करंट का डायरेक्शन जो है हमारा किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन है इसका, और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, I × L × B। यही होता है कि नहीं होता है?
तो अब देखें इसका जो डायरेक्शन है I इंटू एल, जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी I इंटू एल का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे mg नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे जो हमको पूछा है कि जस्ट उसको वहां पे मतलब जो है वो रुक जाए वहां पे, इस तरीके का। इसमें 3 कंडीशन इनफैक्ट आप सोच सकते हो। पहला कंडीशन ये सोच सकते हो कि अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेटर देन mg हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल टू mg हो जाए, और तीसरा हो सकता है कि अगर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेस देन mg हो जाए। इस केस में तीनों केस अगर मतलब आप कंसिडर करें, इनफैक्ट हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है वो 0 है, इसका मतलब ये इस पे रुक गया है, जो हमारा सोल्यूशन होगा। तो कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा। करंट का डायरेक्शन ये है, करंट इंटू एल, मतलब जो करंट जो डायरेक्शन है वो इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब ये जस्ट इट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, करंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जो एंगल होगा वो देख लो आप, एंगल जो है कितना है, एंगल 90 डिग्री। सो एंगल इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब साइन 90 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो फोर्स हमारा कितना होगा, I इंटू एल बी। तो इसका मतलब I इंटू एल बी ये हमारा फोर्स होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू जी के बराबर। इसका मतलब B कितना होगा, B जो होगा mg डिवाइडेड बाई I इंटू एल। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर आप M की वैल्यू 1 किलोग्राम, G की वैल्यू है एक्चुअली 9.8, और I की वैल्यू 1, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, कितना आया ये। सो B इज इक्वल टू आया हमारा 9.8 टेस्ला। सो जो ये कितना ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड है, कि जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब ये ऐसा हुआ कि 1 मीटर का लेंथ मेरे पास है और 1 किलोग्राम का है, और इसको मुझे यहाँ पे जस्ट इसको रुका के रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा इसको करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड हमें 9.8 टेस्ला देना होगा, तब ये इसको रुक जाएगा। अच्छा, अब दूसरा हम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सोचने के लिए, कि एफ मैग्नेटिक, यानी कि अगर ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो जो उसका वेट है उस वेट से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो जो है किधर जाएगा, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली इस जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट फोर्स जो है वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा है mg से, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो mg के ही मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, यानी कि ये जो रॉड है एक्चुअली ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऐसा करके, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें रॉड का मोशन क्या हुआ, रॉड का मोशन ऊपर की तरह, यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरे वाले में क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम है mg से, इसका मतलब रॉड फिर से नीचे गिरने लगेगा। समझ में आ रहा नहीं, तो यहाँ पे रॉड जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो हमारा ये रहा आज का टॉपिक, और हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है लॉरेंज फोर्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और फिर उसके बाद से हमने डिस्कस किया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता है, तो हमने देखा यस, क्योंकि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है, राइट। हम ऑफ कोर्स इन जनरल हमेशा लगता ही है। और तीसरा ये हुआ कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उसके ट्रेजेक्ट्री के बारे में जनरली हमने डिस्कस किया है। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो उसका पाथ एक सर्कल हो जाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल बना के अगर इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, एक हेलिक्स हो जाएगा। इनफैक्ट हमने उस जो हेलिकल पाथ है उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि एक पिच क्या होता है। पिच जो है बेसिकली एक लीनियर शिफ्ट होता है, और फिर उसके बाद से वो वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया, v पैरेलल इनटू कैपिटल T। इनफैक्ट वो जो टाइम पीरियड है जो सर्कुलर ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इनफैक्ट हमने वो भी निकाला, और फिर उसके बाद से हमने 2 सिंपल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप पढ़िए इसको,
और फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। जो एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन मोशन। फिर उसके बाद से और भी आएगा जो बायो सेवर्ट लॉ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ओके, बाय बाय।